24 फरवरी 2025 मेरठ इंदिरा नगर कॉलोनी। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ राजपूत 2 साल बाद घर लौटे थे। उनकी बेटी पीहू का जन्मदिन नज़दीक था और पूरे परिवार में जश्न का माहौल था। 26 फरवरी को उन्होंने अपने माता पिता और भाई से मुलाकात की। 28 फरवरी को पूरे परिवार ने मिलकर पीहू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। हंसी खुशियाँ म्यूजिक के साथ सौरभ, मुस्कान और पीहू एक साथ डांस कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में यह परिवार बिखरने वाला है। यह खुशहाल तस्वीर जितनी खूबसूरत दिख रही थी, हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। 1 मार्च की सुबह सौरभ और मुस्कान जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। पीहू मासूमियत से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन कैसे होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद दोनों उसे नाना नानी के घर छोड़ आए और बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए वापस लौट आए। सब कुछ बढ़िया लग रहा था। कुछ दिन बीते। सौरभ हर रोज की तरह अपनी माँ के हाथ का बना टिफिन लेने आता था, लेकिन उस दिन वह नहीं आया। वो दिन था 3 मार्च। इस डेट को याद रखना, आगे की कहानी में यह डेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। माँ ने फ़ोन मिलाया क्योंकि सौरभ रोज की तरह आज टिफिन लेने नहीं आया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। घंटी बजी, कोई जवाब नहीं। दोबारा कॉल किया, फिर वही सन्नाटा। कुछ देर बाद सौरभ के भाई बबलू के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, खाना लेने नहीं आऊँगा। शुरुआत में किसी ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लगा कि वह कहीं बाहर गया होगा, लेकिन इसके बाद चीज़ें बदलने लगी। सौरभ किसी से फ़ोन पर बात नहीं कर रहा था, न कोई कॉल न कोई वीडियो चैट। धीरे धीरे यह चिंता में बदलने लगा। उसकी बहन ने एक दिन उसे मैसेज किया, भैया होली के बाद कब आ रहे हो? थोड़ी देर बाद जवाब आया, पता नहीं, अभी तो पार्टी में हूँ, कब आऊँगा कह नहीं सकता। बबलू को अब एहसास होने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। पहले फ़ोन कॉल्स का जवाब ना देना, फिर सिर्फ टेक्स्ट में बात करना, यह सब सामान्य नहीं था। संपर्क न होने की स्थिति में यह आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंचा। सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह डेट थी 18 मार्च। इसी दौरान इंदिरा नगर में एक और खबर सामने आती है। एक मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि उसके किराएदार के घर पे कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली थी। इसी बीच सौरभ की पत्नी मुस्कान अपने माँ के घर पहुंची। उसकी आंखों में डर था। वह अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि उसके माता पिता घबरा गए। बिना एक पल गवाए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। एक छोटी सी गलती से वह राज सामने आ गया जो शायद कभी खुल नहीं पाता। कहानी की शुरुआत मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से होती है। 2 परिवार, 2 अलग अलग दुनिया। मुस्कान के नाना ब्रह्मपुरी में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उनकी भविष्यवाणियों पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। उन्हीं लोगों में से एक थी सौरभ की माँ रानू देवी। वो अक्सर अपनी कुंडली दिखाने मुस्कान के नाना के पास जाती थी। वह उनके साथ सौरभ को भी ले जाती थी। यही मुस्कान और सौरभ की पहली बार मुलाकात होती है। तभी उन दिनों उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। मुस्कान उन दिनों अपने नाना के घर रहती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई और यह मासूम रिश्ता कब प्यार में बदल गया किसी को पता नहीं चला। जब सौरभ और मुस्कान 18 साल के हुए तो उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। पहले तो सौरभ के परिवार ने उसे घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन समय के साथ सब शांत हो गया। 1 साल तक दोनों सौरभ के माँ बाप के साथ ही रहे। पर कहते हैं ना, कुछ रिश्तों में शांति सिर्फ तूफानों से पहले का सन्नाटा होती है। मुस्कान और सौरभ की माँ के झगड़े बढ़ने लगे। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ते गए कि सौरभ और मुस्कान को एक किराए के घर में जाना पड़ा। अब उनके साथ उनकी 6 साल की बेटी पीहू भी रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। सौरभ को उनके मकान मालिक का फोन आता है। जब सौरभ ने मकान मालिक की बात सुनी तो उनकी सांसें थम गई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मुस्कान को किसी और के साथ संदिग्ध हालत में देखा है। सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा हुआ और यहीं से एक नाम सामने आता है, साहिल। सौरभ को पता चला कि साहिल और मुस्कान का रिश्ता नया नहीं था। साहिल और मुस्कान 8वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे। फिर 2019 में उनके स्कूल फ्रेंड का एक ग्रुप बना, जिनमें दोनों फिर से जुड़े। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी। सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़े बढ़ने लगे। फिर एक दिन मुस्कान अचानक घर छोड़ के चली गई। 1 हफ्ते तक कोई खबर नहीं मिली। फिर पता चला कि वह साहिल के साथ भाग गई थी। 1 हफ्ते बाद वह घर लौटी। बात तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन सौरभ ने उसे फिर से माफ कर दिया।
यहाँ तक कि मुस्कान के माँ बाप का भी कहना था कि मुस्कान को माफ करना ठीक नहीं है। इसके बाद वह जॉब के लिए 2 साल तक इंग्लैंड चला गया। लेकिन सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान का व्यवहार और भी अजीब होता गया। पड़ोसियों का कहना था कि वह किसी पूजा पाठ या त्योहार में शामिल नहीं होती थी। अपनी बेटी पीहू को भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। हर दिन 8 से 10 बार डिलीवरी बॉय उनके घर आते जाते दिखते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी साहिल, जो अपनी नानी के साथ रहता था, वो हर रोज टिफिन लेने के लिए मुस्कान के घर आता जाता दिखता था। पड़ोसियों ने कई बार उसे रात को भी आते जाते देखा था। 24 फरवरी को सौरभ 2 साल बाद घर लौटा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अब वह दिन आने वाला था जब इस केस की सारी कड़ियां जुड़ने वाली थी। 3 मार्च 24 फरवरी को 2 साल बाद सौरभ इंग्लैंड से घर लौटा। 26 फरवरी को वह अपने माता पिता से मिलने गया। पहले की तरह अपनी माँ से टिफिन लेने लगा। 28 फरवरी को उसने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। यहाँ तक कि उनके दोस्त के साथ उसे केक और बेटी के साथ कपड़े भी खरीदते देखा जा सका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, या शायद ऐसा लगना ही चाहिए था। 3 मार्च तक सौरभ रोज की तरह अपनी माँ से टिफिन ले रहा था, लेकिन 4 मार्च को वह पहली बार टिफिन लेने नहीं आया। महारानू देवी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सौरभ को कॉल किया, फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद सौरभ के भाई बबलू के फोन में एक मैसेज आया, भाई मैं बाहर घूमने गया हूँ, आज खाना लेने नहीं आऊंगा। परिवार को लगा कि यह किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। सौरभ न किसी से कॉल पर बात कर रहा था, न वीडियो कॉल उठाता था। अब बबलू को शक होने लगा था। पहले कॉल्स का ना जवाब देना, फिर सिर्फ टेक्स्ट में बात करना, कुछ सही नहीं लग रहा था। 10-12 दिनों में बार बार कोशिश करने पर भी जब सौरभ से कोई संपर्क नहीं हुआ, तो 18 मार्च को बबलू ने पुलिस स्टेशन जाकर सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 18 मार्च को ही मुस्कान अपने मायके पहुंची थी। दरवाजे पर खड़ी रही और कुछ सेकंड फिर माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बेटी ने मासूमियत से पूछा, मम्मी पापा कहाँ है? मुस्कान का रोना और तेज हो गया। फिर उसने जो कहा उसने सबको हिला दिया। सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुस्कान ने बताया कि सौरभ के अपने घर वालों से झगड़े हो रहे थे। उस दिन सौरभ की बहन, उसका जीजा और बबलू अचानक घर आए थे। वे सब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मिलकर सौरभ को मार डाला, क्योंकि सौरभ मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। मुस्कान के पिता यह सुनकर हैरान रह गए। क्या तुम ये क्या कह रही हो? पापा मैंने खुद देखा कि उसने सौरभ को मार दिया। मुस्कान के आंसू देखकर उनके माता पिता पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने बिना एक पल गवाए उसे पुलिस स्टेशन ले जाना का फैसला किया। इसी दौरान इंदिरा नगर से एक और चौंकाने वाली खबर आई। एक मकान मालिक ने पुलिस को फोन किया, सर यहाँ बहुत तेज बदबू आ रही है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और फिर जो मिला उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक ड्रम को खोलते ही तेज दुर्गंध पूरे इलाके में फैल गई। ड्रम के अंदर टुकड़ों में कटा हुआ एक शव था, सीमेंट से लिपटा हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह घर किसी और का नहीं, बल्कि सौरभ और मुस्कान जहाँ किराए पे रहते थे वही था। लाश किसी और की नहीं, सौरभ राजपूत की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ की हत्या 3 मार्च को ही रात 11:30 बजे हुई थी, और तभी पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो दोनों ने झूठ बोला, लेकिन जब सबूत उनके सामने रखे गए तो दोनों टूट गए। हाँ, हमने सौरभ को मार डाला, साहिल और मुस्कान ने कबूल कर लिया। उन्होंने डिटेल्स में बताया कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और कैसे एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई। लेकिन सिर्फ एक गलती ने सब कुछ उजागर कर दिया। अगर वह गलती नहीं होती तो यह राज कभी सामने नहीं आता। मुस्कान ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो जितनी चौंकाने वाली थी, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। सौरभ को मारने की साजिश नवंबर 2024 से ही शुरू हो गई थी। जब उसे पता चला कि सौरभ 2 साल बाद घर लौट रहा है, तो उसने सबसे पहले उसे बेहोश करने की कोशिश की। खाने में दवाई मिलाई, फिर भी प्लान उस दिन नाकाम रहा। तभी एक और खौफनाक योजना तैयार हुई। साहिल, जो बीते काफी समय से मुस्कान के साथ था, वह अपनी नानी के साथ मुस्कान के घर के पास ही एक कमरे में रहता था। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी, लेकिन वह आज भी उससे जुड़ा हुआ था। साहिल अपने माँ से बहुत प्यार करता था। वह अकेले में उससे बातें करता था। उसे लगता था कि उसकी माँ अब भी उसके साथ। साहिल का कहना था कि उसकी माँ उससे स्नैपचैट में भी बात करती है। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हारा ख्याल रखेगी। जब उसने यह पढ़ा
तो उसे विश्वास हो गया कि उसे लगा कि माँ भी चाहती है कि वह मुस्कान के साथ रहे। साहिल मुस्कान के और करीब आ गया। वह अब मुस्कान की हर बात मानने लगा था। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन साहिल को अपनी माँ से एक और मैसेज मिला। अब तुम्हें सौरभ का वध करना होगा। उसने बिना सोचे समझे इसे सच मान लिया। माँ का आदेश था और माँ कभी गलत नहीं हो सकती थी, लेकिन सच्चाई कहीं और थी। जब पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ की तो जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। यह सब साहिल की माँ नहीं कर रही थी, यह सब मुस्कान का किया हुआ था। उसे पता था कि साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वह जानती थी कि साहिल कभी कभी अकेले में अपनी माँ से बात करता था। यहीं से उसे एक खतरनाक ख्याल आया। मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फेक अकाउंट बनाए। उसमें से एक साहिल की माँ के नाम से बनाया था। धीरे धीरे उसने साहिल को यकीन दिलाया कि उसकी माँ उसे सौरभ को खत्म करने के लिए कह रही है। जब पुलिस को साहिल का कमरा मिला तो वहाँ का नजारा किसी भी आम इंसान को हिला सकता था। दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह थे, भगवान के अजीबोगरीब चित्र लगे थे, कुछ किताबें रखी थी। अब यह साफ हो गया था कि साहिल क्यों मुस्कान की बातों में आ गया था। मुस्कान ने पहले ही डॉक्टर से डिप्रेशन की झूठी शिकायत कर नींद की गोलियां लिखवा ली थी। 3 मार्च की शाम उसने वही गोलियां सौरभ के खाने में मिला दी। सौरभ धीरे धीरे बेहोश हो गया। अब उसे हटाने का समय आ चुका था। रात के 11:30 बजे मुस्कान ने साहिल को बुलाया। सौरभ को बाथरूम में घसीटा गया। फिर साहिल ने मुस्कान का हाथ पकड़ के सौरभ के सीने में कई बार चाकू से वार किया। जब तक सौरभ की सांसें पूरी तरह से बंद नहीं हो गई तब तक ये वार होते रहे। फिर गर्दन पर चाकू चला दिया गया, लेकिन यह हैवानियत यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने सिर्फ सौरभ को मारा ही नहीं बल्कि उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। सौरभ का कटा हुआ सिर एक बैग में रखा गया, जिसे साहिल और मुस्कान साहिल के घर ले गए। मीडिया और लोगों का मानना है कि उन्होंने मिलकर किसी काले जादू का प्रयास किया था। अगली सुबह 4 मार्च को दोनों मुस्कान के घर वापस आ गए। इस बार उन्होंने साथ एक बड़ा ड्रम और सीमेंट लाए थे। उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े ड्रम में डालकर और ऊपर से सीमेंट भर दिया। अब लाश पूरी तरह से छिप चुकी थी। प्लान के मुताबिक उन्होंने एक कैब बुक की और हिमाचल घूमने निकल पड़े जैसे कुछ हुआ ही नहीं। योजना यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में अभी भी कई सारे चौंकाने वाले तथ्य है जो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल बिना किसी डर के हिमाचल की सैर पर निकल गए। उन्होंने पहले मनाली में कुछ दिन बिताए, फिर कसोल चले गए, जहां वे 6 दिन तक एक होटल में ठहरे। होटल के संचालक अमर कुमार ने बताया कि यह दोनों पूरे समय अपने कमरे में ही रहते थे। कैब ड्राइवर अजब सिंह ने भी बताया कि मुस्कान और साहिल बिल्कुल भी तनाव में नहीं लग रहे थे, बल्कि मुस्कान तो साहिल का जन्मदिन मनाने की तैयारी में थी। उसने कैब ड्राइवर को मैसेज भेजा था, साहिल का बर्थडे है, उसके लिए एक केक लेके आना, और हाँ, अपना सामान है वैसे ही बताना। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा, बस आपको इतना। कैब ड्राइवर को तब तक अंदाजा भी नहीं था कि वो 2 खूनी दरिंदों को ले जा रहा था। रास्ते में दोनों ने शराब भी खरीदी थी। इसी दौरान मुस्कान और साहिल ने होली भी मनाई। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे रंगों से शरबत और हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। कोई यह देखकर यकीन भी नहीं कर सकता था कि इन दोनों ने हाल ही में एक निर्मम हत्या की थी। जब मुस्कान और साहिल घूम रहे थे तो मुस्कान ने चालाकी से सौरभ के फोन का इस्तेमाल किया। सौरभ के दोस्तों और परिवार वालों से उसी की पहचान में बातें की, यहाँ तक कि सौरभ के फोन में स्टेटस भी लगाती थी ताकि किसी को भी शक न हो। सब कुछ सोच समझकर किया गया था ताकि लगे कि सौरभ अभी भी जिंदा है। एक गलती जिसने इस परफेक्ट क्राइम को उजागर कर दिया। 17 मार्च जब वे घर लौटे थे तभी सौरभ के घर से तेज बदबू आने लगी थी। पड़ोसियों ने मकान मालिक को फ़ोन किया, शायद आपके घर में कोई जानवर मर गया है, प्लीज़ उसे साफ करवाइए। मकान मालिक को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बदबू असहनीय हो गई तब उसने मजदूरों को घर की ओर सफाई करने के लिए भेज दिया। जब मजदूरों को ड्रम अजीबोगरीब लगा तो उन्होंने यह काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने देखा कि ड्रम पूरी तरह से सीमेंट से भरा था। यह वही गलती थी जिसने पूरे केस को खोल कर रख दिया। मजदूरों ने मकान मालिक को बताया और उसने तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी। घर लौटते ही मुस्कान अपनी माँ के पास गई और जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। सौरभ को उनके परिवार वालों ने मार डाला। उसने सौरभ की बहन, उनके जीजा और भाई पर इल्जाम लगाया
कि उन्होंने मिलकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन जब उसके पिता ने उससे सवाल किए तो उसकी बातें लड़खड़ाने लगी। धीरे धीरे सारा सच बाहर आ गया। पर अभी इस कहानी में काफी सारे लूप होल दिख रहे थे। हत्या के बाद का मामला जितना साफ लग रहा था असल में उतना था नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ अकेला केस था? नहीं, इसके बाद भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए जहां आरोपियों ने ठीक इसी तरह जुर्म किया था। क्या हमने इससे कुछ सीखा या फिर हम अभी भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं? अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं कि कैसे अपराधी हमारे आंखों के सामने होते हुए भी हमें धोखा दे सकते हैं, तो हमें ज्वाइन करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया केस खोलें तो आप सबसे पहले उसके गवाह बने। और अगर आपको लगता है कि इस केस में कुछ और सच्चाई छिपी हो सकती है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।